तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से बीजेपी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले ही पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस लगातार बैठकें कर रहे हैं, संगठन को दुरुस्त करने के लिए भी लगातार फैसले ले रहे हैं और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हमेशा चुभने वाली वो हार। इस बीच चुनाव को लेकर फडणवीस और आरएसएस के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। खबर यह भी है कि इस बैठक में अजित पवार और एकनाथ शिंदे को लेकर भी चर्चा हुई। साथ ही लोकसभा चुनाव में हुई गलतियों पर भी चर्चा की गई। तो आज महाराष्ट्र के सियासी समीकरण को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां ना सिर्फ महायुति बल्कि एमवीए में भी लगातार बैठकें हो रही हैं। मुंबई टू दिल्ली मंथन का दौर चल रहा है, दौड़ लग रही है। यात्राएं यहां पर हर गठबंधन की तरफ से अब जनता से और ज्यादा संपर्क साधने की, उनको रिझाने की कोशिशें यहां पर दिख रही है। तो आगे बढ़ेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कि महाराष्ट्र में बढ़े सियासी पारे पर आखिर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, क्या कुछ कहना है उनका। क्या होगा महाराष्ट्र में? मी म्हटलं लोग तो चाहते हैं कि ये जो लोग महाराष्ट्र में बैठे हैं ना, उनको शेख हसीना के तरह यहां से भगाओ। पण म्हटलं आम्ही त्यांच्या इतके क्रूर नाही आहोत, आम्ही त्यांचा निवडणुकीत पराभव करू, आम्ही लोकशाही मार्गाने पराभव करू। लोक विचारतात तुमचा फेस कोण, बरं का, तुमचा फेस कोण? म्हणजे तुमचा फेस कोण म्हणजे असं आहे, ज्यानं गेल्या 5 वर्षामध्ये दिल्लीच्या तोंडाला फेस आणला महाराष्ट्रात, तो एकमेव फेस म्हणजे उद्धव ठाकरे। उसको पूछता है कौन दिल्ली में? उधर तो हिंदी इंग्लिश में बोलना पड़ता है, ना उसको हिंदी आ रहा है ना इंग्लिश आ रहा है, वो मराठी उधर चलती नहीं है। और उद्धव ठाकरे किसलिए जाता है? उनका पार्टी ने इतना छोटा सा है, उसको कुछ महत्व नहीं है, तो वहां जाने से दिल्ली का बाकी कुछ भी वो इलाके में दिल्ली में उसका कुछ चलने वाला है। तो चलिए आज महाराष्ट्र की सियासत को लेकर वहां के समीकरण को समझने की एक बार फिर कोशिश करेंगे। अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हो रही है और उससे पहले राजनीतिक जमीन पुख्ता और मजबूत करने की कोशिश दोनों ही गठबंधनों की तरफ से। पहले इंद्रजीत आपके पास आ रही हूं और जरा समझाइए कि आजकल वहां पर चल क्या रहा है, किस तरह से यात्राएं दोनों ही गठबंधनों की तरफ से निकाली जा रही हैं। शब्दों के बाढ़ कल जिस तरह से खूब गरजे हैं संजय राउत, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे के गढ़ में, यहां पर जिस तरह से निशाना साधा जा रहा है, उधर महायुति उद्धव ठाकरे के दिल्ली दौरे को लेकर निशाना साध रही है। तो अब ये समीकरण कौन आगे कौन पीछे, कौन भारी नजर आ रहा है? क्योंकि यहां पर तो सभी एक से बढ़कर एक आगे दिखते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल पूजा, इस समय ये कहना मुश्किल है कि कौन भारी नजर आ रहा है, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो निश्चित तौर पर महाविकास आघाड़ी यहां पर भारी था, लेकिन उसके बाद से महायुति यानी बीजेपी, उद्धव ठाकरे, शिंदे की शिवसेना और एनसीपी जो अजित पवार की है, उसने काफी मेहनत की, कई सारी योजनाएं लाई कि दोनों तरह से किस तरह से जो कमियां रह गई लोकसभा में उसको पूरा किया जा सके, लेकिन दोनों तरफ से तलवारें खींच गई है। आपने देखा होगा कि 2 दिनों से लगातार ठाकरे बनाम ठाकरे भी बनाने की कोशिश की जा रही है। इस चुनाव को बीड़ में जो राज ठाकरे के काफिले पर टमाटर फेंके गए थे, इसके अलावा सुपारी फेंकी गई थी, तो वहीं उद्धव ठाकरे के काफिले पर यहाँ पर थाने में भी कल देखा गया कि गोबर फेंका गया, कुछ और चीजें, नारियल फेंका गया, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया। लेकिन एक सावधानी जो बरती जा रही है उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से, वो लगातार शिंदे के खिलाफ आक्रामक तो हैं, बीजेपी के खिलाफ आक्रामक तो हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने एक शब्द भी जो राज ठाकरे या एमएनएस पार्टी के खिलाफ नहीं बोला, जबकि एमएनएस पार्टी ने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और दोनों ही तरफ से हमले तेज हो गए हैं। एक तरह से अगर महायुति की बात करें तो महायुति उद्धव ठाकरे को ये साबित करने में लगी है कि उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के विचारों को छोड़ चुके हैं और दिल्ली के सामने दंडवत हो गए हैं। देखा कि कल उनके दौरे से पहले ही बहुत सारे पोस्टर लगाए गए थे थाने में, जिसमें सोनिया गांधी का पोस्टर था, इसके अलावा शरद पवार का पोस्टर था और उनके दिल्ली दौरे को इस तरह से दिखाया गया था कि वो दिल्ली के नेताओं के सामने झुक गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो महाविकास आघाड़ी ने भी हमले तेज कर दिए हैं। महाविकास आघाड़ी की तरफ से उद्धव ठाकरे ने खुद मोर्चा संभाला है। उन्होंने कहा कि गुजरात के सामने
पूरी तरह से ये जो मुख्यमंत्री हैं वो झुक गए हैं। उन्होंने ये कहा कि आपको मुंबई में राजधानी चाहिए या अहमदाबाद में राजधानी चाहिए, आपको महाराष्ट्र से चलने वाली सरकार चाहिए या गुजरात से चलने वाली सरकार चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो एक एजेंडा था महाविकास आघाड़ी का, उद्धव ठाकरे का, कि महाराष्ट्र बनाम गुजरात जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उन्होंने पूरी बनाने की कोशिश की थी, उस एजेंडे पर अभी भी वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उसकी काट अगर बात करें तो महायुति उसकी काट के तौर पे ये देखना चाहती है, ये बताना चाहती है कि उद्धव ठाकरे भी दिल्ली के सामने झुक गए हैं। और लेकिन कहीं न कल कहीं जब ठाणे में मौजूद थे एक तो बात चल रही है। बहुत ही शब्दों के जो तीर ऐसे निकले हैं जिसमें नमक हराम, अब्दाली, सांप को दूध पिलाया, फन, इन सब का जिक्र हुआ। जी बिल्कुल, इन सब का जिक्र एकनाथ शिंदे के संबंध में ही हुआ। डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरह से वो एकनाथ शिंदे को ही संबोधित कर रहे थे और उनको ही एक तरह से सांप भी बता रहे थे। संजय राउत ने तो यहाँ तक कहा कि ये जो आज हमारी सभा हो रही है एक दिन पहले होनी चाहिए थी, क्योंकि एक दिन पहले नागपंचमी थी और सांप का फन कुचलने का अच्छा समय था। तो कहीं ना कहीं जो हमला है वो डायरेक्ट शुरू हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकनाथ शिंदे की तरफ से उनके लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, उनके लोग भी जवाब दे रहे हैं। यही कारण है कि भले ही एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से ये जिम्मेदारी नहीं ली गई हो, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो थाने में उद्धव ठाकरे के यात्रा से पहले पोस्टर लगे थे वो एकनाथ शिंदे गुट ने ही लगाया था। उस पोस्टर में सीधे सीधे उद्धव ठाकरे को एक झुका हुआ दिखाया गया था कि दिल्ली के सामने झुके हुए हैं। इसके अलावा आपने देखा कि उद्धव ठाकरे जब थाने के लिए निकल रहे थे तब उनके घर के बाहर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि उन्होंने जो लोकसभा में बहस चल रही थी उसमें अपना जो क्लियर पक्ष नहीं रखा कि उनका क्या स्टैंड है जो अभी जो बहस चल रही थी। तो कहीं ना कहीं चारों तरफ से घेरने की तैयारी चल रही है। लेकिन एक बात साफ है कि उद्धव ठाकरे जिस तरह से बातें कर रहे थे उनमें एक बात जरूर झलक रही थी कि कहीं ना कहीं लाडली बहन योजना और लाडला भाई योजना की एक उनको ये है कि कहीं ना कहीं इसका कुछ असर न पड़े। इससे लोगों को बार बार वो सावधान कर रहे थे कि ये आपके ही पैसे हैं, आप पैसे लीजिए, लेकिन आगे आपको जो करना है महाराष्ट्र के स्वाभिमान के लिए कीजिए। तो कहीं ना कहीं ये उनको एक डर है। उन्होंने एक बात ये भी कही कि ये सरकार चुनाव टाल सकती है, अक्टूबर में चुनाव न होकर नवंबर में चुनाव होगा, क्योंकि अब सरकार ने जो घोषणाएं की है उस पर लोगों को भरोसा नहीं है। और ये भरोसा दिलाने के लिए वो चाहते हैं कि चुनाव से पहले लाडली बहन योजना की कुछ किस्त डाली जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो योजनाएं अभी सरकार लाई है उसको लेकर थोड़ा महाविकास आघाड़ी में एक तरह से चिंता जरूर है कि इस योजनाओं का काट कैसे ढूंढा जाए और इसका डायरेक्ट फायदा कहीं महायुति को न हो जाए। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में महायुति को 17 सीटें मिली, 31 सीटों का नुकसान हुआ, उसके बाद से महायुति ने अपनी रणनीति बदली और देखा कि कहां कहां पे कमियां हैं, कहां कहां पे कमियां दूर की जा सकती हैं और इसी के तहत ये योजनाओं की घोषणा की गई। पूजा ठीक है, ठीक है इंद्रजीत, बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीर अब यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर शब्दों के बाण निकल रहे हैं तरकश से,